CH-239 मास्टर एकेडमी मास्टर वीर की फिनिक्स स्टीयरिंग द वॉल टेक्निक एक शीर्ष स्तरीय मूवमेंट टेक्निक थी, लेकिन इस छोटे फ्लेम बॉय का शरीर पूरी तरह से आग की लपटों से बना था। वह भारहीन था, इसलिए वह तेज था। हम तुम भाग नहीं सकते। छोटे फ्लेम बॉय ने वीर के 100 फीट पीछे अपनी स्थिति को कायम। उसने अपने हाथों को एक साथ बांधा और कई दर्जन अंगुलियों के समान मोटे फ्लेम के अटैक वीर की ओर बढ़े। वीर ने बिना देखे अपने भाले को पीछे घुमाया। सरोक फ्लेम के अटैक टूटकर बिखर गए और फिर लाल रोशनी की बारिश में बदल गए, लेकिन इस दौरान छोटा फ्लेम बॉय पहले ही वीर के पीछे से बहुत करीब पहुंच गया था। वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए दुष्टता से मुस्कुराया और उसकी हथेलियों में फायर पावर चमक उठी। मेरे सामान्य रूप के कारण थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन तुम भागने के बारे में भी मत सोचो। फायर केज, आग का पिंजरा। फू वीर के चारों ओर लाल रंग की आग की लपटें उड़ रही थी। फ्लेम अटैक आपस में जुड़ गए और आग का पिंजरा बन गया, जिसमें वीर फंस गया। वीर ने इस फायर केज पर वार किया, लेकिन वो उसमें से नहीं निकल पाया। धिक्कार है, वीर चिंतित हो गया। इस छोटे फ्लेम बॉय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह केवल उसे भागने में देरी करेगा। जैसे ही अनल कीट क्लैन का शासक शमन अपने पूर्ण शरीर के साथ खुद यहाँ पहुंचेगा, तो वीर एक अत्यंत खतरनाक स्थिति में होगा। लेकिन इस छोटे फ्लेम बॉय की स्पिरिचुअल एनर्जी अधिक खतरनाक थी और उसकी गति तेज थी। वह भले ही उसे मार नहीं सकता था, और लेकिन वह वीर को रोके रखने में सक्षम था। वीर का तेजी के साथ पीछा करने से वह जल्दी या बाद में उसे पकड़ लेगा। वीर ने अपने दांत भींच लिए। उसके शरीर के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी चरम सीमा तक घूमने लगी और उसके हृदय के भीतर ड्रैगन ब्लड पावर अचानक एक विशाल ऊर्जा को प्रकट करते हुए फूट पड़ी। अब टूटो, वीर ने चिल्लाया और अपना भाला बाहर की ओर निकाला। उसके शरीर के भीतर की स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसमें ड्रैगन की ब्लड पावर थी, अंतहीन रूप से बढ़ने लगी, यहाँ तक कि एक फ्लेम एसेंस की फायर पावर भी इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकती थी। आग का पिंजरा पूरी तरह से फट गया था। वीर आगे की ओर उछला और सीधे आसमान में उड़ गया। छोटा फ्लेम बॉय दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर इतनी जल्दी फ्लेम केज से बाहर निकल पाएगा, लेकिन इस तरह वह सौ भी खुश था। इसका मतलब था कि वीर के शरीर पर मौजूद ट्रेजर और भी कीमती थे। ब्लू स्काई किंगडम, कालोविनिया एकेडमी। इस समय तक वीर को ब्लू स्काई सिटी छोड़े 1 महीना हो चुका था। यह एक सर्द दोपहर का समय था और हल्की बर्फ की फसल धरती पर बिछी हुई थी। बादल छट चुके थे और चमकीला सूरज आसमान में था। धीरे धीरे नर्म बर्फ पिघल रही थी और हवा में बर्फीली नमी भर रही थी। कालोविनिया एकेडमी के उत्तरी पश्चिमी भाग में एकेडमी पंजीकरण कार्यालय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यूग में इधर उधर घूम रहा था। लापरवाही से एक नोबल के पन्ने पलट रहा था। एकेडमी के पंजीकरण कार्यालय में काम करना काफी उबाऊ काम था। यह मुख्य रूप से एकेडमी रिकॉर्ड में अंकित करना था कि एकेडमी के डिसाइप कब एडवेंचर और अनुभव के लिए बाहर जाते हैं या वे किस मिशन पर जाते हैं। उसका समय और स्थान अंकित करना था। ये शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए था। अन्यथा यदि वे पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना बहुत लंबे समय तक गायब रहते, तो कालोविनिया एकेडमी जांच शुरू कर देती। चूंकि कालोविनिया एकेडमी के बहुत से डिसाइप नहीं थे जो अक्सर एडवेंचर के लिए या दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर जाते थे, यहाँ तक कि 3 या 5 शिष्यों का पंजीकरण कराने के लिए आना भी बहुत माना जाता था। यह उबाऊ और बोरिंग काम एक ऐसा काम माना जाता था जिसमें भविष्य में प्रगति की कोई संभावना नहीं थी। यह ऐसा काम था जिसे करने के लिए शक्तिशाली फाइटिंग मास्टर्स कभी भी खुद को नीचा नहीं दिखा सकते थे। रॉनी एक बेहतरीन ग्रेड 2 का फाइटिंग टैलेंट रखता था। हालांकि वो बड़े कुलीन परिवारों के जूनियर्स के साथ तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी वो औसत दर्जे का था। अपने संबंधों पर भरोसा करते हुए उसने कई वर्षों तक कल्टीवेशन करने के लिए ब्लू स्काई एकेडमी में प्रवेश किया था, इससे पहले कि वो मुश्किल से पावर मसल्स ट्रेनिंग चरण 3 चरण तक पहुंच पाता। बाद में वो ट्रेनिंग करने के लिए बहुत आलसी हो गया और खुद को कालोविनिया एकेडमी पंजीकरण कार्यालय में बंद कर लिया, जहां वो एक रिकॉर्ड नियंत्रक बन गया। वो जिस नोबल को पढ़ रहा था उसके एक रोमांचक स्थिति तक पहुंच रहा था। नोबल के नायक के भाग्य के उतार चढ़ाव का अनुसरण करते हुए रॉनी के हाव भाव बदल गए। कभी कभी वो किलकिलाता था, कभी कभी वो तनाव में रहता था, लेकिन उसका मूड हमेशा व्यस्त रहता था। अचानक उसे लगा कि हॉल की रोशनी मंद पड़ गई है, जैसे किसी आकृति ने दरवाजे से आने वाली सूरज की रोशनी को ढक दिया हो। रॉनी ने सोचा कि यह कोई डिसाइप है जो छुट्टी के लिए पंजीकरण कराने आया है। वो कुछ हद तक असंतुष्ट था क्योंकि उपन्यास पढ़ने में उसका अच्छा मूड बाधित हो गया था। उसने ऊपर देखा और जब वो पूछने ही वाला था कि यह डिसाइप कब और कहाँ जाने की योजना बना रहा है, तो वह अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक लहराती हुई सफेद पोशाक पहने हुए था और अपनी पीठ पर एक लंबा सा गिटार लिए हुए था। वह दुबला पतला था और उसकी मोटी भुआएं बहुत साफ थी। उसका स्वभाव धूप में बादलों जैसा था और वो बस एक सुंदर अस्तित्व वाला व्यक्ति था। सट, रॉनी की नोबल वाली किताब जमीन पर गिर गई। कांपते हुए वो खड़ा हुआ और बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज सूखी थी और उसने कहा, मास्टर, एकेडमी मास्टर। रॉनी का दिल कांप उठा। कालोविनिया एकेडमी के मास्टर चंद्रवीर यहाँ क्यों आए हैं? चंद्रवीर मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से वो ऐसी छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं चाहता था, जैसे कि रॉनी अपनी नौकरी के दौरान उपन्यास पढ़ रहा हो। उसने कहा, 1 महीने पहले क्या वीर ने रिकॉर्ड किया था कि वो किस लिए और कहाँ जा रहा था? रॉनी ने जल्दी से सिर हिलाया। पिछले 1 महीने में बहुत अधिक लोगों ने अपना छुट्टी का पंजीयन नहीं कराया था। वीर की स्थिति अनोखी थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से उसके बारे में याद था। जी हाँ, एकेडमी मास्टर, कृपया मुझे देखने दें। ओ ठीक है। जब रॉनी रिकॉर्ड की पुस्तिका के पन्ने पलट रहा था तो वो कांप उठा। उसने एक फाइल निकाली। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा जिसमें उसे वीर का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, अन्यथा वो वास्तव में अपना सिर दीवार पर मारकर आत्महत्या करने की कोशिश करने की इच्छा करता। चंद्रवीर ने इस फाइल में वीर के रिकॉर्ड को देखा और वीर के यात्रा समय और हस्ताक्षर देखे। उसने भौहें सिकुड़ी। वो 2 महीने के लिए रोमांच के लिए बाहर जाएगा, स्थान अज्ञात, मुझे पता है। चंद्रवीर ने फाइल बंद की और फिर मुड़कर चला गया। वीर पहले ही 1 महीने के लिए गायब हो चुका था। हालांकि रिकॉर्ड में साफ तौर पर लिखा था कि वो स्वेच्छा से एडवेंचर और दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर गया था। चंद्रवीर को लगा कि इस मामले में कुछ अजीब था। वीर ने बस बहुत से लोगों को नाराज कर दिया था। इस समय अवधि के दौरान बाहर जाकर साहसिक कार्य करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। एक बार जब उसका ठिकाना लीक हो गया तो वह एक घातक आपदा का सामना भी कर सकता था।
इतना ही नहीं, बल्कि ब्लू स्काई किंगडम के आसपास कोई भी अच्छा क्षेत्र नहीं था जहां बाहर जाकर एक अच्छे एडवेंचर का अनुभव किया जा सके। कहीं भी बाहर जाना कालोवेनिया एकेडमी के भीतर कल्टीवेशन के लिए उच्च स्तर के साधनों से कमतर होगा। यहाँ तक कि 7 प्रमुख ट्रू किलिंग एरो ने भी वीर के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। उसे बाहर ऐसे अच्छे अभ्यास स्थान कहाँ मिल सकते थे। कालोवेनिया एकेडमी में केवल एक चीज की कमी थी, वो थी सच्ची जीवन और मृत्यु की हत्या की परिस्थितियां। अगर वीर को यह अनुभव करना था तो वो कुछ समय के लिए सेना में शामिल हो सकता था, लेकिन चंद्रवीर ने पहले ही सेना से पूछ लिया था और वीर उनके साथ शामिल नहीं हुआ था। इससे चंद्रवीर का दिल संदेह से भर गया। आखिर वीर क्या कर रहा था। चंद्रवीर के इस बार वापस आने का कारण आगामी कालोवेनिया ग्रेट फाइटिंग टूर्नामेंट की तैयारी करना था। अब से 2 महीने बाद कालोवेनिया वैली सेक्ट सभी आसपास के देशों से एकेडमियों के मुख्य शिष्यों को बुलाएंगी और एक फाइटिंग टूर्नामेंट आयोजित करेगी। फाइटिंग टूर्नामेंट हर 3 साल में होता था। उस समय सभी देशों से कालोवेनिया एकेडमियों के मुख्य डिसाइपल एक साथ इकट्ठा होते थे और फाइटिंग आर्ट की सराहना और तुलना करते हुए चाय पीते थे। यह विभिन्न देशों के मुख्य डिसाइपलों का मूल्यांकन था, लेकिन यह खुद अकादमियों का भी मूल्यांकन था। यहाँ तक कि चंद्रवीर, जो एकेडमी के आंतरिक मामलों की शायद ही कभी परवाह या चिंता करते थे, ने भी इस मूल्यांकन को गंभीरता से लिया। जब वीर के लिए कालोवेनिया डिक्री पारित की गई थी तो चंद्रवीर ने उस समय का लाभ उठाकर वीर को कई लाभ दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वीर उस कम समय में जल्दी से अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा और फाइटिंग टूर्नामेंट में उज्जवल गौरव के साथ चमकते हुए वैली सेक्ट में प्रवेश कर पाएगा। यदि उसका परिणाम अच्छा रहा तो न केवल उसे एक मुख्य डिसाइपल के रूप में पुरस्कार मिलेगा, बल्कि एकेडमी मास्टर को भी पुरस्कार मिलेगा। सबसे कीमती पुरस्कार सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल थी। सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल एक चमत्कारिक दवा थी जिसे एक शीर्ष महावीर चरण के मास्टर तब लेते थे जब वे परमवीर स्तर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे होते थे। यह उनके भीतर की गंदी महावीर स्तर की अशुद्धियों को हटा देती थी, उनकी मांसपेशियों और बोन मैरो को शुद्ध कर देती थी, एक परमवीर स्तर में फाइटिंग मास्टर जैसी स्थिति को पुनः उत्पन्न करती थी जो उन्हें अपनी मूल और सबसे पवित्र स्थिति में लौटने में मदद करती थी और अंत में कोई भी परमवीर स्तर में कदम रख सकता था। चाहे किसी का टैलेंट कितना भी आश्चर्यजनक क्यों न हो, फिर भी उन्हें महावीर चरण से परमवीर स्तर में कदम रखने के लिए सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल लेनी पड़ती थी। महावीर चरण और परमवीर स्तर के बीच का अंतर स्वयं के भीतर परमवीर स्तर की स्थिति को बनाने से संबंधित था। इसके साथ व्यक्ति की आत्मा एक शांत अवस्था में प्रवेश करती थी और परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर की एनर्जी के साथ सीधे संबंध स्थापित करने में सक्षम होते थे। वे अपनी स्पिरिट पावर का उपयोग संसार के ज्ञान को समझने के लिए कर सकते थे तथा अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग प्राकृतिक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने के लिए कर सकते थे। जब बच्चा मां के शरीर में होता था तो वह सांस लेने के लिए रक्त ले जाने वाली गर्भनाल पर निर्भर रहता था। परमवीर स्तर की ऊर्जा भी इसी अवधारणा से संबंधित होती थी। बच्चे के जन्म के बाद वो अपने मुंह और नाक से सांस लेने लगता है। अनिवार्य रूप से वो दुर्गंधयुक्त महावीर स्तर जैसी अशुद्ध ऊर्जा को ग्रहण लेता है और वहां उसके पास किसी भी तरह की परमवीर ऊर्जा नहीं होती है। महावीर से परमवीर तक व्यक्ति को सांसारिक जड़ों से मुक्त होना पड़ता था और अपनी महावीर स्तर की अशुद्ध ऊर्जा को परमवीर स्तर की शुद्ध ऊर्जा में बदलना पड़ता था। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को अपनी मांसपेशियों और बोन मैरो का शुद्धिकरण करना पड़ता था और सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल के साथ अपने शरीर परमवीर स्तर जैसी ऊर्जा को उत्पन्न करना पड़ता था। सैद्धांतिक रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वाभाविक रूप से एक अद्वितीय फाइटिंग टैलेंट वाला व्यक्ति अपनी ताकत के माध्यम से अपने शरीर की महावीर स्तर की अशुद्ध ऊर्जा से छुटकारा पा सकता है और उसे परमवीर क्षेत्र में कदम रखने के लिए किसी खिंचाव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्चाई ये थी कि कोई भी कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ था। कालोवेनिया वैली सेक्ट में सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल एक अतुलनीय रूप से कीमती पिल थी। न केवल कालोवेनिया वैली सेक्ट में बल्कि अन्य बड़े और उच्च स्तरीय सेक्टों में भी सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल बेहद दुर्लभ थी। सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल के लिए सामग्री खोजना बहुत मुश्किल था। भले ही वे सभी सामग्रियां एकत्र कर ली जाए, फिर भी एक छोटी सी संभावना थी कि गोली के रिफाइन करने के दौरान एल्केमिस्टों से कोई गलती नहीं होगी। कालोवेनिया वैली सेक्ट हर 3 साल में सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल के एक बैच को रिफाइन करती थी। अंत में उनके पास लगभग 20 या 30 गोलियां होती थी। 20 से ज्यादा गोलियां इतने सारे शिष्यों के बीच बांटने के लिए अपर्याप्त थी। कालोवेनिया वैली सेक्ट के नियमों में कहा गया था कि सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल केवल उत्कृष्ट टैलेंट वाले महावीर स्तर के फाइटिंग मास्टरों को ही दी जा सकती थी। भले ही ये फाइटिंग मास्टर सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल ले लें, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अनिवार्य रूप से परमवीर स्तर में प्रवेश करेंगे। चंद्रवीर के फाइटिंग टैलेंट को पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला माना जा सकता है। उसने 20 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू की थी और 45 साल की उम्र में वो महावीर स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। एक बार उन्हें भी सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल दी गई थी। इसे लेने के बाद उन्होंने परमवीर स्तर की बाधा को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि उसके जीतो हॉट के भीतर से एक समस्या उत्पन्न हो गई थी और वो बस इस स्तर में आधे कदम को आगे बढ़ाते हुए असफल हो गया था। नोट फॉर द न्यू रीडर्स, मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय भी पसंद आया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और इस स्टोरी के बारे में अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें। आप स्टोरी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। यदि हो सकेगा तो मैं आपके द्वारा बताई गई चीज को स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर फेसबुक आइकन पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वो अगले चैप्टरों के बारे में क्लू और स्पॉइलर देता है, जैसे स्टोरी में आगे आने वाले नए कैरेक्टर, उनकी पावर और उनके हथियार तथा वे वीर के दोस्त हो गए या दुश्मन, इसकी जानकारी आपको चैनल से मिल सकती है, इसलिए उसे ज्वाइन कर लें। मैं उस पर चैप्टर के आने के टाइम को भी बताता हूँ, इसलिए आप कमेंट ना करें, वहां जाकर देख ले कि चैप्टर किस समय अपलोड होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए पॉकेट नोबल पर पढ़ते रहिए शिवाजी एम्परर। CH 248 यह एक वर्मिलियन वर्ड है। हालांकि चंद्रवीर के जीतो हॉट के भीतर से एक समस्या उत्पन्न हो गई थी और वह बस इस स्तर में आधे कदम को आगे बढ़ाते हुए असफल हो गया था। आखिरकार चंद्रवीर को उसके जीतो हॉट की कमियों ने परमवीर स्तर में आधा कदम के साथ ही रोक लिया था। इन वर्षों में वो वैली सेक्ट के आंतरिक भागों में घूमता रहा था और अपने जीतो हॉट को संयमित करता रहा था। अब उसका जीतो हॉट बड़ी सफलता के चरण पर पहुंच गया था। उन्हें एक बार फिर परमवीर स्तर की बाधा पर हमला करने के लिए केवल एक सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल की आवश्यकता होगी।
फाइटिंग टूर्नामेंट की समय अवधि के दौरान हर 3 साल में ऐसी 2 सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल रिफाइन की जाती थी, जिनमें से एक मुख्य डिसाइप को और एक एकेडमी मास्टर को पुरस्कार के रूप में दी जा सके। केवल प्रथम स्थान वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता था। बेशक एक मुख्य डिसाइप को इस पुरस्कार को पूरी तरह प्राप्त करने से पहले महावीर स्तर के शिखर तक पहुंचना पड़ता था। यदि उनकी कल्टीवेशन अपर्याप्त होती तो उनके लिए सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल लेना बेकार होगा। एक मुख्य डिसाइप के लिए सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल के अलावा कई अन्य समृद्ध पुरस्कार भी होते थे। उदाहरण के लिए उच्च श्रेणी के ह्यूमन लेवल ट्रेजर, शीर्ष गुणवत्ता वाली पिलें, कालोविनिया वैली सेट के मुख्य कल्टीवेशन मेथड और ऐसी अन्य अनमोल वस्तुएं। चंद्रवीर बेशक सुपीरियर पावर ओपनिंग पिल प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वीर के लिए नंबर 1 स्थान प्राप्त करना निराशाजनक था। ये बस बहुत दूर का सपना था। ब्लू स्काई किंगडम की कालोविनिया एकेडमी मजबूत थी, लेकिन सिलियो राष्ट्र या पूर्वी डाकुमुंग किंगडम की एकेडमियों की तुलना में वे अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि सिर्फ इसलिए कि वे इस बार पहला स्थान प्राप्त नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अगली बार नहीं कर सकते। अगर वे अगली बार नहीं कर सके तो वे उसके बाद की बार कोशिश कर सकते हैं। वीर अभी केवल 15 वर्ष का था। वो कुल 3 ग्रैंड फाइटिंग टूर्नामेंटों में भाग ले सकेगा। भले ही वीर इन तीनों बार असफल हो जाए, अगर वो अच्छी प्रगति करने में सक्षम था तो इसे चंद्रवीर की योग्यता माना जा सकता है। लेकिन चंद्रवीर ने यह नहीं सोचा था कि जब वो वापस आएगा तो वीर पहले से ही 1 महीने के लिए गायब हो चुका होगा। उसका स्थान अज्ञात। सदर्न डार्कनेस लैंड, ब्लैकवाटर दलदल। वीर और छोटे फ्लेम बॉय के बीच पीछा 1 घंटे से अधिक समय तक चला था। इस घंटे के समय में वे दोनों पहले ही कई बार लड़ चुके थे, लेकिन कोई भी लाभ नहीं उठा पाया था। वीर के भीतर केवल 30% स्पिरिचुअल पावर बची थी। लंबे समय से वो उड़ रहा था और साथ ही वो उच्च तीव्रता वाली फाइट में लगा हुआ था। भले ही उसकी ब्लड पावर मजबूत थी और उसके पास गोल्डन कॉम्बैट मेडिटेशन टेक्निक थी, वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। इस तरह उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1 घंटे में पूरी तरह से समाप्त हो जाती। इसकी तुलना में छोटे फ्लेम बॉय में स्पिरिचुअल एनर्जी की कोई कमजोरी या कमी नहीं थी। इसका कारण ये था कि उसकी कल्टीवेशन वीर की तुलना में कहीं अधिक गहन और उच्च थी, और यह भी कि छोटा फ्लेम बॉय एक इंसान नहीं था, बल्कि एक फ्लेम एसेंस था। एक फ्लेम एसेंस हमेशा के लिए बढ़ता है और कभी स्वतः ऊर्जा हानि के कारण नष्ट नहीं होता है। वीर तेजी से चिंतित हो गया। वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर वो लड़ने के लिए रुकता तो भी वो जीत नहीं पाता। अगर वो काफी देर तक रुक जाता तो अनल कीट क्लैन शासक शमन का असली स्वरूप उसे पकड़ लेता। अगर वो भागता रहा तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा और टिक सकता था। उसके बाद जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी तो अनल कीट क्लैन के शासक शमन के असली स्वरूप को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि छोटा फ्लेम बॉय भी उसे मार सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही एक मृत अंत में गिर चुका था। नहीं, जब तक वो जिंदा था उसके पास एक मौका था। उसने बस इसके बारे में नहीं सोचा था। शांत हो जाओ। वीर की सांसें और भी ज्यादा समान हो गई थी। उसका दिमाग ईथर फाइटिंग इंटेंट के दायरे जैसी स्थिति में पहुंच गया था। उसे इस कयामत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था। इस समय वीर से 900 मील दूर काली पोशाक में एक अधेड़ उम्र का गंजा आदमी एक ट्रूविंड ईगल पर लेग क्रॉस करके बैठा था, जिसका चेहरा शांत और ठंडा था। यह व्यक्ति अनल कीट क्लैन का शासक शमन था। वो पहले ही 1 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रूविंड ईगल पर सवार होकर पीछा कर चुका था, जबकि उसका फायर एसेंस का रूप वीर को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वो अभी भी 900 मील दूर था। हालांकि शमन को चिंता नहीं थी। वो अपने शिकार के थक जाने और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करने का इंतजार कर रहा था। अगर यह 1 और घंटे तक जारी रहा तो वो लगभग पूरी तरह जीत जाएगा। लेकिन इस शिकार की ताकत उसकी उम्मीदों से परे थी। वो सिर्फ बोन पावर एनहांसिंग स्टेज के चरम पर था, लेकिन उसकी फाइटिंग पावर वास्तव में महावीर स्टेज के फाइटिंग मास्टर से मेल खाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि वो उड़ भी सकता था और उसकी सहनशक्ति और निरंतर लड़ने की क्षमता बस डरावनी थी। तुम्हारे शरीर पर चाहे जो भी रहस्य और ट्रेजर हों, वे सभी मेरे होंगे। शमन ने व्यंग्य किया। उसका लक्ष्य सदर्न डार्कनेस लैंड पर विजय प्राप्त करना था। कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता था। लेकिन इस पल शमन की मुस्कान अचानक जम गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह एक वर्मिलियन बर्ड है। 900 मील दूर वीर की आंखें गोल हो चुकी थी, क्योंकि वह आकाश में उड़ते हुए एक बड़े लाल पक्षी को देख रहा था। उसका मन अविश्वास से भरा हुआ था। क्या यह वर्मिलियन बर्ड था? एक पौराणिक लेजेंडरी बीस्ट वास्तव में उसके सामने प्रकट हुआ था। वर्मिलियन बर्ड लगभग 50 फीट लंबा था। इसका सिर एक तीतक की तरह था और गर्दन सांप की तरह लंबी और लाल थी। इसका शरीर पंखों से ढका हुआ था और जलती हुई आग की लपटें इसके शरीर को ढंक रही थी। जैसे ही वह अपने पंख फड़फड़ाता था तो वह चमकती हुई लाल रोशनी बिखेरता था, जो आसमान से धरती तक एक आग की बारिश की तरह फैल जाती थी। यह एक सुंदर सपने की तरह सुंदर था। हालांकि वो बहुत दूर था, फिर भी वीर महसूस कर सकता था कि वर्मिलियन बर्ड की ऊर्जा एक विशाल दबाव उत्सर्जित कर रही थी, जिसने उसके दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। इस ऑरा की दमनकारी प्रकृति के तहत वीर की गति कम हो गई। उसने पीछे छोटे फ्लेम बॉय की ओर देखा कि क्या वो उसके पास पहुंच गया है। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि छोटे फ्लेम बॉय के साथ और भी बुरा होगा। वो वास्तव में रुक गया था और दोनों आंखों से उड़ते हुए वर्मिलियन बर्ड को घूर रहा था। उसके चेहरे पर डर भर गया था। वीर रुक गया। क्या वो डर गया था? इस समय वर्मिलियन बर्ड ने छोटे फ्लेम बॉय को देखते हुए अपना सिर नीचे झुकाया। छोटा फ्लेम बॉय बुरी तरह डर गया। उसने एक दयनीय चीख मारी और फिर दुम दबाकर भाग गया। छोटे फ्लेम बॉय की गति वीर का पीछा करते समय की तुलना में बहुत अधिक थी। यह एक चमकदार लाल रोशनी में बदल गया था और कुछ ही सांसों में ये जंगल के अंदरूनी भागों में पहुंच गया था और आंखों से ओझल हो गया। वीर हैरान था। वो भाग क्यों गया? वर्मिलियन बर्ड को फिर से देखते हुए वो एक पल के लिए हिचकिचाता हुआ लगा। फिर उसने छोटे फ्लेम बॉय की परवाह नहीं की और आगे उड़ना जारी रखा। वर्मिलियन बर्ड को फिर से देखते हुए वो एक पल के लिए हिचकिचाता हुआ लगा। फिर उसने छोटे फ्लेम बॉय की परवाह नहीं की और आगे उड़ना जारी रखा। जिस तरह से वो वर्मिलियन बर्ड हवा में उड़ रहा था, वो एक राजसी भावना से भरा हुआ था। हालांकि उसने अपने पंख बहुत तेजी से नहीं फड़फड़ाए, लेकिन वास्तव में उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। बस कुछ पलक झपकते ही वो बहुत दूर पहुंच गया और एक छोटी लाल छाया में बदल गया। वीर थोड़ा उलझन में था। छोटा फ्लेम बॉय जाहिर तौर पर वर्मिलियन बर्ड से डरता था। क्या ये हो सकता है?
बेशक वर्मिलियन बर्ड एक अग्निगुण वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास रखने वाला लेजेंडरी बीस्ट था। बेशक वर्मिलियन बर्ड एक अग्निगुण वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास रखने वाला लेजेंडरी बीस्ट था, जिस कारण से चौगान ब्लैक वाटर दलदल में उसकी खोज कर रहा था। वो कुछ पंख या फायर ऊर्जा के टुकड़ों की तलाश करना चाहता था जो वर्मिलियन बर्ड ने पीछे छोड़ी थी ताकि उन्हें इटर्नल फायर के फ्लेम एसेंस में रिफाइन किया जा सके। लेकिन इसके विपरीत इटर्नल फायर के फ्लेम एसेंस को वर्मिलियन बर्ड के लिए एक अच्छा भोजन भी माना जा सकता है। फ्लेम एसेंस को डर था कि उसे वर्मिलियन बर्ड खा जाएगा, इसलिए वो भागने के लिए मुड़ गया था। ये समझते हुए वीर हंसा। उसने अपनी मूवमेंट टेक्निक एक बार पुनः एक्टिवेट की और वर्मिलियन बर्ड की दिशा में चला गया। वर्मिलियन बर्ड बहुत तेज था, वीर बहुत धीमा था। 15 से भी कम समय के बाद वर्मिलियन बर्ड वीर की आंखों से पहले ही गायब हो चुका था। वीर को डर था कि फ्लेम एसेंस वाला छोटा लड़का वापस आ जाएगा, इसलिए वो पूरी गति से आगे बढ़ा और जमीन के करीब ही रहा। वो लगातार उड़ान के बीच में दिशा बदलता रहा और धीरे धीरे दलदल में झाड़ियों के एक घने क्षेत्र में उतर गया। ब्लैकवाटर दलदल की लंबी घास लगभग 10 फीट ऊंची थी। यह एक सामान्य पेड़ से ज्यादा छोटी नहीं थी। एक बार जब कोई व्यक्ति अंदर छिप जाता तो ये समुद्र में फेंके गए पत्थर जैसा होता। ये जानना असंभव था कि कहां से ढूंढना शुरू करें। वीर ने ऊंची घास में अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह ढूंढी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोन निकाला और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहाल करते हुए मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर समेट ली और पूरी तरह से दुनिया से छिप गया। यहाँ तक कि एक फाइटिंग मास्टर जो स्प्रिट पावर से इस क्षेत्र जांच करता, उसे भी वीर को ढूंढना मुश्किल होता। कुछ घंटे बीतने के बाद रात होने लगी। ब्लैकवाटर दलदल में रात का समय सबसे खतरनाक समय होता था। वीर को जल्द से जल्द अपनी ताकत बहाल करनी थी। 1 घंटे बाद स्पिरिचुअल एनर्जी पत्थर के फटने से विस्फोट की आवाज आई। वीर ने अपने मेडिटेशन की स्थिति से अपनी आंखें खोली। उसकी थंडर और फायर की पावर बहाल हो गई थी और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी वापस पा ली थी। जैसे जैसे दुनिया पर अंधेरी रात छाने लगी, ब्लैकवाटर दलदल की घास से जहरीले कीड़े और सांप रेंगने लगे, लेकिन चूंकि वीर उड़ सकता था इसलिए उसने इनकी ज्यादा परवाह नहीं की। उसने अनुमान लगाया कि वो ब्लैकवाटर दलदल के मध्य क्षेत्र में था। ब्लैकवाटर दलदल 1000 मील लंबा और चौड़ा था। अगर वीर अपने कदम पीछे खींचता तो वो ब्लैक मार्श जनजाति में वापस आ सकता था। अगर वो आगे बढ़ता तो वो 8 या 900 मील के सफर के बाद थंडर क्रैश माउंटेन तक पहुंच जाता। मूल रूप से वीर ने चौगान को मारने के बाद थंडर क्रैश माउंटेन जाने की योजना बनाई थी ताकि ये देखा जा सके कि वहां कोई दिलचस्प चीज है या नहीं। नैना ने कहा था कि थंडर क्रैश माउंटेन पर थंडरग्रास उगती है। 100 साल पुरानी थंडरग्रास काफी मूल्यवान चीज थी, लेकिन महावीर स्तर का फाइटिंग मास्टर भी जल्दबाजी में पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे केवल थंडरक्रैश पर्वत की सीमाओं के आसपास ही खोज करते थे। वीर यह नहीं सोच सकता था कि उसकी अपनी शक्ति महावीर स्तर के फाइटिंग मास्टर से अधिक है। अगर वह थंडरक्रैश पर्वत पर जाता तो भी किनारों के आसपास खोज करता। जब तक वह थंडरक्रैश पर्वत के रहस्यों का पता लगाना नहीं चाहता था तब तक पहाड़ पर चढ़ने का कोई कारण नहीं होता। अंधेरी रात एक पर्दे की तरह थी जो चमकीले चांद से रोशन थी। वीर तेज कदमों से घास की नोकों पर दौड़ता हुआ गया, अपने पैर की हर ठोकर के साथ 100 फीट ऊपर उठता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब वो थंडरक्रैश माउंटेन से कुछ 100 मील दूर पहुंच गया था तो वीर पहले से ही एक विशाल छाया को देख सकता था जो नीली चांदनी से रोशन हो रही थी। ये बिल्कुल एक विशालकाय श्रृंखला की तरह था। सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सफेद रोशनी लगातार चमक रही थी। यह अनगिनत थंडर स्ट्राइक्स की चमक थी। थंडरक्रैश माउंटेन के शिखर पर थंडर स्ट्राइक कभी नहीं रुकती। थंडरक्रैश माउंटेन दक्षिणी डार्कनेस लैंड के भीतर सबसे ऊंचा पर्वत था। इसकी सबसे प्रसिद्ध चोटी 100,000 फीट से अधिक ऊंची थी और सीधे आसमान को चीरती हुई दिखाई देती थी। ये चोटी बादलों से भी ऊंची थी और पूरे साल बारिश और बर्फबारी का अनुभव करती थी। स्काई पावर कॉन्टिनेंट के आकाश को अध्ययन के लिए 6 परतों में विभाजित किया गया था। बादलों के नीचे की परत को प्रभामंडल कहा जाता था। यहाँ बारिश, बर्फ और ओले बनते थे। सभी आकाशीय क्रियाएं होती है। प्रभामंडल के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं था जो खास हो। ऊंचे स्थानों पर थोड़ी ठंड होने के अलावा कोई भी प्रभामंडल में जीवित रह सकता था। धरती से 9000 फीट ऊपर पवन मंडल था। यहाँ तेज आकाशीय हवाएं लगातार बहती रहती थी, यहाँ तक कि एक ट्रू विंड ईगल को भी पवन मंडल में उड़ना मुश्किल लगता। बादलों से 30,000 फीट ऊपर तत्वमंडल था। यहाँ धातु, लकड़ी, पानी, आग, धरती, बिजली और हवा के तत्व अपनी पूरी और उच्च विकसित अवस्था में मौजूद रहते थे। यह एक अतुलनीय दमनकारी स्थान था। यहाँ तक कि एक परमवीर स्तर का फाइटिंग मास्टर भी अगर तत्वमंडल के संपर्क में आता तो घातक तत्व गुणों वाली क्यू एनर्जी द्वारा मारा जाता। नोट फॉर द न्यू रीडर्स, मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय भी पसंद आया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और इस स्टोरी के बारे में अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें। आप स्टोरी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। यदि हो सकेगा तो मैं आपके द्वारा बताई गई चीज को स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर फेसबुक आइकन पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वो अगले चैप्टरों के बारे में क्लू और स्पॉइलर देता है, जैसे स्टोरी में आगे आने वाले नए कैरेक्टर, उनकी पावर और उनके हथियार तथा वे वीर के दोस्त हो गए या दुश्मन, इसकी जानकारी आपको चैनल से मिल सकती है, इसलिए उसे ज्वाइन कर लें। मैं उस पर चैप्टर के आने के टाइम को भी बताता हूँ, इसलिए आप कमेंट ना करें, वहां जाकर देख ले कि चैप्टर किस समय अपलोड होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए पॉकेट नोबल पर पढ़ते रहिए शिवाजी एम्परर। CH-241 थंडरक्रैश माउंटेन। एक परमवीर स्तर का फाइटिंग मास्टर भी अगर तत्वमंडल के संपर्क में आता तो घातक तत्व गुणों वाली क्यू एनर्जी द्वारा मारा जाता। थंडरक्रैश माउंटेन की 100,000 फीट की ऊंचाई तत्वमंडल में समा गई थी। चूंकि शिखर लगभग पूरी तरह से चुंबकीय अयस्क से बना था, इसलिए ये तत्वमंडल से थंडर पावर को खींचने में सक्षम था और इस प्रकार थंडर की अंतहीन झड़पें बनाता था। यही कारण है कि थंडरक्रैश माउंटेन का नाम ऐसा रखा गया। वीर ने अनुमान लगाया कि चूंकि थंडरक्रैश माउंटेन की चोटी पर लगातार थंडर गिरती रहती है, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वहां किसी प्रकार का थंडर एसेंस या फिर पूरी थंडर सोल मौजूद हो। जब किसी तत्व या फिर किसी अन्य चीज का एसेंस अपनी पूर्ण अवस्था तक विकसित हो जाता है तो इससे सोल बनती है, जिसके पास अपनी सोचने समझने की क्षमता भी हो सकता है।
लेकिन महावीर मास्टर भी अपने जोखिम पर ही पहाड़ की ढलान पर चढ़ सकते थे। चूंकि उसकी ताकत महावीर मास्टर के स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए थंडर एसेंस प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी वीर अभी भी एक यात्रा करना चाहता था और देखना चाहता था कि थंडर क्रश माउंटेन में ऐसा क्या है जो इतना भयानक है, और ये देखना चाहता था कि क्या थंडर एसेंस प्राप्त करने की कोई संभावना है। 2 घंटे बाद वीर थंडर क्रश माउंटेन की तलहटी पर पहुंच गया। उसने पाया कि यहाँ वास्तव में एक क्लैन थी। हालांकि इस समय बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन क्लैन के लोग अपने काम के दिन की तैयारी के लिए पहले से ही जागना शुरू कर चुके थे। किसान अपने औजार लेकर चल रहे थे और व्यापारी अपने सामान को कंधे पर लादे हुए थे। सभी कहते हैं कि थंडर क्रश माउंटेन पर हर जगह थंडर एनर्जी वाली छिपकलियां हैं। क्या इन्हें डर नहीं है कि किसी भी समय इस तरह के भयानक मैजिकल बीस्ट इन लोगों पर हमला कर सकते हैं? वीर ने सोचा। उसने एक मैंसन की तलाश की ताकि वह आराम कर सके और पहाड़ पर चढ़ने से पहले स्थिति का पता लगा सके। मैंसन में प्रवेश करने के बाद वीर ने अपनी स्प्रिट पावर को चारों ओर बिखेर दिया। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि मैंसन में कई फाइटिंग मास्टर थे, यहाँ तक कि मैंसन के मालिक के पास भी फिजिकल ट्रेनिंग के पहले चरण तक की कल्टीवेशन थी। ये लोग क्या ये थंडरग्रास के लिए यहाँ रह रहे थे? यंग मास्टर, क्या तुम थंडर क्रश माउंटेन के बारे में जानने के लिए यहाँ आए हो? मैंसन के मालिक ने वीर से पूछा और मुस्कुराया। मम्मा, वीर ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपना चेहरा ढक लिया था और अपनी कल्टीवेशन को फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग चरण, तीसरे चरण तक छिपा लिया था। यह वो कल्टीवेशन थी जो वीर की उम्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर अनल कीट क्लैन का शासक शमन भी यहाँ आए तो वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। मास्टर, आप वास्तव में युवाओं से आते हैं। यंग मास्टर इतने युवा हैं, लेकिन पहले से ही फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग चरण तक पहुंच चुके हैं। अमेजिंग, वंडरफुल। लेकिन केवल फुल बॉडी मसल्स ट्रेनिंग चरण तक की कल्टीवेशन के साथ थंडर क्रश माउंटेन पर जाना खतरनाक हो सकता है। थोड़ा अनुभव के लिए जाना ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ थंडरग्रास प्राप्त करना चाहते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये शब्द सुनकर वीर खुश हो गया। उसे थंडर क्रश माउंटेन के बारे में कुछ जानकारी की कमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैंसन का मालिक इसके बारे में बहुत जानकार था। उसने पूछा, थंडरग्रास का क्या उपयोग है? इतने सारे लोग इसे प्राप्त करने के लिए इस खतरनाक पहाड़ पर जाने क्यों चढ़ते हैं और अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? वीर की राय में थंडरग्रास थंडर गुण वाली स्पिरिचुअल एनर्जी वाले फाइटिंग मास्टर के लिए मूल्यवान होना चाहिए, लेकिन इस तरह का फाइटिंग मास्टर बहुत दुर्लभ था और थंडरग्रास की मांग इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंसन का मालिक हैरान था। उसके गालों पर एक अजीब सा रंग भर गया था। ये छोटा बच्चा काफी दिलचस्प था। उसे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो थंडर क्रश माउंटेन पर आया था। उन्होंने कहा, थंडरग्रास में थंडर की शक्ति होती है। इसे कई गुप्त टेक्निकों से रिफाइन किया जा सकता है और थंडर बीज में बदला जा सकता है, जिसका उपयोग दूसरों को घायल करने के लिए किया जाता है। 50 साल पुराने थंडरग्रास द्वारा बनाए गए थंडर बीट की शक्ति काफी उल्लेखनीय है। 100 साल पुराने थंडरग्रास से बने थंडर बीट की शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक होती है। सदर्न डार्कनेस लैंड में अस्थिरता और अराजकता के कारण लगातार युद्ध होते रहते हैं। सेना के सैनिकों को सुसज्जित करने के लिए और थंडर बीट्स की एक बड़ी संख्या हासिल करने के लिए सभी क्लेनें इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाती हैं। ये बीज सबसे शक्तिशाली तीरों के बराबर होते हैं। तो यह चीज इस तरह है, वीर ने समझते हुए कहा। मैंसन के मालिक ने कहा, मेरे पास यहाँ कई रिकॉर्ड नोट्स की प्रतियां हैं जो आपको थंडर क्रश माउंटेन और उल्लेखनीय स्थानों की मूल बातें बता सकता है। यंग मास्टर 50 टोका के सिक्कों में एक को खरीद सकते हैं। ठीक है। वीर पैसे देकर काफी खुश था। उसे थंडर क्रश माउंटेन का परिचय रिकॉर्ड नोट पर मिला। सदर्न डार्कनेस लैंड में कोई सार्वभौमिक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मशीनरी नहीं थी, इसलिए पैम्फलेट को हाथ से लिखा गया था। वीर के रिकॉर्ड नोट पढ़ने के बाद आखिरकार उसे समझ में आ गया कि क्यों महावीर स्टेज के फाइटिंग मास्टर भी पहाड़ के नीचे ही रहते थे। अंतिम विश्लेषण में इसका कारण थंडर छिपकलियां थी। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि थंडर छिपकली साउथर्न डार्कनेस लैंड की सबसे भयंकर मैजिकल बीस्ट थी। छिपकली को 4 पैरों वाला सांप कहा जाता था। जैसा कि कहावत है, 4 पैरों के साथ पैदा हुआ सांप बार ड्रैगन होता है। 2 सींग वाला बार का ड्रैगन एक सच्चा ड्रैगन होता है। छिपकलियों में बार के ड्रैगन के समान समानताएं थी और थंडर छिपकलियों के खून में भी बार के ड्रैगन की कुछ ब्लड लाइन थी। एक मैजिकल बीस्ट की शक्ति की कल्पना की जा सकती है जिसमें एक लेजेंडरी बीस्ट की ब्लड लाइन का अंश हो, चाहे यह निर्णय के बराबर हो, फिर भी ये एक लेजेंडरी बीस्ट की ब्लड लाइन का अंश था। थंडर क्रश माउंटेन के तलहटी पर बहुत कम थंडर छिपकलियां थी और जो भी थी वे मुख्य ऊपरी थंडर छिपकलियों की तुलना में बहुत पतली और अपनी प्रजाति थंडर छिपकली की अशुद्ध ब्लड लाइन वाली थी। ये छिपकलियां सफेद धारियों से ढकी हुई होती थी और वे सफेद बिजली उगलती थी। उनकी ताकत पावर मसल्स ट्रेनिंग स्टेज से लेकर बोन पावर एनहांसिंग स्टेज तक के फाइटिंग मास्टर के बराबर हो सकती थी। जितना ऊपर जाते थंडर छिपकलियां उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती जाती। पहाड़ के किनारे पर पहुंचने पर थंडर छिपकलियों के शरीर की धारियां लाल होने लगती थी। ये थंडर छिपकलियां लाल बिजली उगलती थी। लाल थंडर छिपकली की ताकत पल्स कंडेंसेशन स्तर के फाइटिंग मास्टर के बराबर होती थी। ऊपर ब्लू थंडर नीली बिजली वाली छिपकलियां थी। उनकी ताकत महावीर स्टेज के फाइटिंग मास्टर के बराबर होती थी। ऐसा कहा जाता था कि सबसे अधिक ऊंचाई पर एक बैंगनी रंग वाली थंडर को प्रदर्शित करने वाली छिपकली मौजूद थी, जिसकी ताकत एक परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर के बराबर थी। ये जानकर वीर चौंक गया। उसने पहले कभी परमवीर दायरे के फाइटिंग मास्टर को नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि थंडर क्रश माउंटेन पर एक ऐसे अस्तित्व वाला बीस्ट होगा जो एक परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर के बराबर होगा। अगर वास्तव में कोई पर्पल थंडर छिपकली होती तो वह जिस थंडर एनर्जी का प्रयोग करती वह एनर्जी महावीर स्टेज के फाइटिंग मास्टर को भी सीधे राख में बदल सकती थी। ये सोचकर वीर ने भौहें सिकोड़ ली। एक साधारण फाइटिंग मास्टर की तुलना में वीर के पास एक और एडवांटेज था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके भीतर एक थंडर एसेंस था, इसलिए उसे थंडर से बहुत अधिक डर नहीं लगता था। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसे बहुत डर नहीं लगता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वो पूरी तरह से डर से मुक्त था। अभी कुछ घंटे पहले वीर ने छोटे फ्लेम बॉय का सामना किया था। छोटे फ्लेम बॉय की फायर एनर्जी उसे घायल करने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुश्मन के भीतर भी एक फ्लेम एसेंस था और यह एक फ्लेम एसेंस था जो वीर के पावर लाइक गॉड कोर के भीतर मौजूद फ्लेम एसेंस से अधिक शक्तिशाली था। इसलिए वीर अपने दुश्मन की फायर की हीट एनर्जी को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा था।
थंडर क्रैश माउंटेन में मेरे पास सामान्य फाइटिंग मास्टर की तुलना में जीवित रहने की बहुत अधिक क्षमता है, लेकिन अगर मैं शिखर पर पहुंचना चाहता हूं तो अभी मेरे पास ताकत की बहुत कमी है। सबसे पहले मैं थंडर क्रैश माउंटेन के बेस तलहटी के समीप जाऊंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं कितनी ऊंचाई तक चल सकता हूं। दिन के समय थंडर क्रैश माउंटेन वास्तव में देखने लायक एक अद्भुत नजारा था। हरे भरे जंगल पहाड़ की तलहटी पर फैले हुए थे और 10,000 फीट ऊपर हरियाली झाड़ियों और ऊंची घासों तक सिमट कर रह गई थी, और वहां केवल विरल खरपतवार के पौधे थे। जैसे जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता, चारों ओर का माहौल धीरे धीरे बर्फ के बर्फीले मैदानों में बदलता जाता, और शिखर के करीब वहां कोई बर्फ या बर्फीली चट्टान नहीं थी, केवल चमकती हुई सफेद बिजली की हल्की चमक थी। नीचे से ऊपर तक ये थंडर क्रैश पर्वत गहरा हरा, पीला, भूरा और अंततः सफेद था। थंडर क्रैश माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी लगभग 100,000 फीट ऊंची थी। तल पर घना जंगल दर्जनों मील चौड़ा था और पेड़ बहुत बड़े और ऊंचे थे। अगर 7 या 8 लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए किसी पेड़ के चारों ओर लिपटे हों तो उस पेड़ को पेड़ों के बीच राजा माना जा सकता है। हालांकि थंडर क्रैश माउंटेन के जंगलों में इस तरह का पेड़ बस साधारण था। जब वीर आगे बढ़ा तो उसने एक ऐसा पेड़ भी देखा जिसके तने पर कई दर्जन लोग लिप सकते थे। यह 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था, यहाँ तक कि पेड़ की जड़ें भी जमीन से बाहर निकली हुई मंदिर जितनी बड़ी थी। ये पेड़ कम से कम 4 या 5,000 साल पुराना लग रहा था। पानी जितना गहरा होता है, मछलियां उतनी ही बड़ी होती हैं। जंगल भी ऐसा ही था, कोई जितना गहरा उसके अंदर जाता, ये पेड़ उतने ही ऊंचे होते जाते और मैजिकल बीस्ट उतने ही भयंकर होने लगते। वहां सिर्फ ये राक्षस ही नहीं थे, वहां घने घास के भीतर छुपे हुए जहरीले सांप और कीड़े भी थे, जो अपने जहरीले जहर के कारण बेहद घातक थे। सौभाग्य से वीर ने पहले से ही अपने शरीर पर एक खास साउथ डार्कनेसलैंड ऑयल लगाया हुआ था, इसलिए उसे इन जहरों का डर नहीं था। वीर ने पूरे समय अपनी चौकसी बनाए रखी। जब उसने इन विशाल पेड़ों को देखा तो उसे यह बात बहुत अजीब नहीं लगी कि थंडर क्रैश माउंटेन एक ऐसी थंडर छिपकली पैदा करने में सक्षम था जो कि एक परमवीर स्तर के फाइटिंग मास्टर के बराबर थी। इन मैजिकल बीस्टों में से वीर ने अधिकतर जानवरों से दूरी बनाने की कोशिश की थी, बाकी जो उस पर हमला करने का फैसला करते थे वो उन्हें आसानी से खत्म कर देता था। इस तरह वीर सुरक्षित रूप से थंडर क्रैश माउंटेन के आसपास के जंगल के भीतर घुस गया और पहाड़ी घास के मैदानों में पहुंच गया। यहाँ की घास इंसानों की ऊंचाई से कम नहीं थी और यह अनगिनत जहरीले सांपों और कीड़ों से भरी हुई थी। अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि वहां 30 फीट की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा था जिस पर कोई घास नहीं थी और बीच में एक काली चट्टान थी। ये चट्टान वास्तव में चुंबकीय अयस्क का एक टुकड़ा था। इस चट्टान की एक दरार में एक सफेद तलवार के समान घास थी जो इस चट्टान को चीरते हुए उग रही थी। ये लगभग 1 फीट ऊंची थी और बीच में एक छोटा सफेद फल खिल रहा था। फल में हल्की बिजली की रोशनी चमक रही थी। थंडरग्रास। जब वीर ने थंडर क्रैश माउंटेन का रिकॉर्ड नोट खरीदा था तो उसने थंडरग्रास की आकृति और गुण याद कर लिए थे। थंडरग्रास काफी खास थी। यह आमतौर पर चुंबकीय अयस्क से ही उगती थी। इतना ही नहीं बल्कि थंडर एनर्जी की मौजूदगी के कारण इसके आसपास अक्सर कोई दूसरा पौधा नहीं होता था। इस तरह इसे पहचानना बेहद आसान था। पत्ता सफेद है और धारियों का रंग हल्का लाल है। ये 50 साल पुरानी थंडरग्रास होनी चाहिए। वीर ने लापरवाही से थंडरग्रास का छोटा सफेद फल तोड़ लिया, लेकिन पौधे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। थंडरग्रास चुंबकीय अयस्क में ही उगता है। इसे उगाना और बड़ा करना आसान नहीं था। वीर इसे नष्ट नहीं करना चाहता था, वो केवल उस फल को लेना चाहता था जो थंडर एनर्जी से भरा हुआ था। अपने हाथ में सफेद फल पकड़े हुए वीर ने ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे अपने भीतर समाहित थंडर एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया और इसे उस फल की थंडर एनर्जी के साथ मिला दिया। इस तरह पूर्ण रूप से एकीकृत थंडर एनर्जी उसकी ऊर्जा नसों के साथ साथ उसके हृदय में प्रवाहित हुई, जहां इसे पावर लाइक गॉड कोर ने लालच के साथ अवशोषित कर लिया। वीर को थोड़ी निराशा हुई जब उसने यह महसूस करने की कोशिश की कि पावर लाइक गॉड कोर के थंडर एसेंस में कोई बदलाव आया है या नहीं। बेशक 50 वर्षीय थंडरग्रास बस इतना मूल्यवान नहीं था। वीर ने आह भरी। थंडर क्रैश माउंटेन के आधार के आसपास थंडर एनर्जी कालोवेनिया एकेडमी की थंडर वैली की तुलना में कम थी। यह अजीब नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो उसके थंडर एसेंस को विकसित करने में मदद कर सके। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी थंडर एसेंस को विकसित करने के लिए बड़ी मात्रा में नई थंडरग्रास को इकट्ठा करने का उसका सपना केवल एक भ्रम था। नोट फॉर द न्यू रीडर्स, मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय भी पसंद आया होगा। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और इस स्टोरी के बारे में अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखें। आप स्टोरी के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। यदि हो सकेगा तो मैं आपके द्वारा बताई गई चीज को स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर फेसबुक आइकन पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं वो अगले चैप्टरों के बारे में क्लू और स्पॉइलर देता है, जैसे स्टोरी में आगे आने वाले नए कैरेक्टर, उनकी पावर और उनके हथियार तथा वे वीर के दोस्त हो गए या दुश्मन, इसकी जानकारी आपको चैनल से मिल सकती है, इसलिए उसे ज्वाइन कर लें। मैं उस पर चैप्टर के आने के टाइम को भी बताता हूँ, इसलिए आप कमेंट ना करें, वहां जाकर देख ले कि चैप्टर किस समय अपलोड होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए पॉकेट नोबल पर पढ़ते रहिए शिवाजी एम्परर।